हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पर, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो जैसा कि आज कोई भी मैच खेला नहीं जाना था, कल हमारा सुपर संडे सुपर फाइनल होने वाला है एशिया कप का। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही टीमें फाइनल पर पहुंच चुकी हैं और एक ड्रेस रिहर्सल मैच भी खेल चुकी है, जहां पर श्रीलंका ने पाकिस्तान को ईजिली और कन्विंसिंगली मार्जिन से 5 विकेटों से हराया। बट हमारा जो ये आज का वीडियो है, ये है कि इंडिया टीम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाई। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कि इंडिया टीम एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। और एशिया कप के सुपर 4 राउंड में जब इंडिया टीम इंटर की थी तो वो नंबर 1 कंटेंडर थी। उन्होंने पाकिस्तान को और हांगकांग को दोनों को हराया हुआ था और सभी लोग ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान को अच्छा खेलना होगा फाइनल में चांसेस बनाने के लिए। इंडिया ऑलमोस्ट क्वालिफाइड हो जाएगी और आपके श्रीलंका हो या अफगानिस्तान हो, इनको बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी क्योंकि इन तीनों में से ही एक टीम होगी जो फाइनल पे आएगी। बट ऐसा हुआ नहीं और इंडिया नॉकआउट में ही बाहर हो गई, क्वालिफाई भी नहीं कर पाई फाइनल के लिए और फाइनल के रेस से ही बाहर हो गई। तो ऐसा क्या हुआ कि नंबर 1 कंटेंडर से वो सीधा नॉकआउट हो गए और सीधा वो सीरीज से ही बाहर हो गए। तो आज हम उस रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उस रीजंस पे डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया एशिया कप ये उनका होने वाला था बट वो न चाह करके भी वो एशिया कप पे फाइनल ना खेल सकी और पहले ही बाहर हो गई। तो जो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो रीज़न था कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन ये दोनों का आउट ऑफ फॉर्म होना। मतलब कभी भी इंडिया को इनकी तरफ से एक अच्छी स्टार्ट नहीं मिली और एक स्टार्ट मिली भी तो ये लंबा कैर मतलब लंबी इनिंग को नहीं खेल पाए, जहां पर ओपनर से उम्मीद होती है 60 रन 70 रन की इसको इनिंग खेलना। क्योंकि जो T20 की क्रिकेट होती है ना, अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो तो जो टॉप 3 के जो बैट्समैन होते हैं आपके, उनका रन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो सीट एंकर रोल प्ले करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान 185 182 183 का जब टारगेट चेस करी थी इंडिया के साथ, तो आपके रिजवान शुरू से लेकर लास्ट तक खड़े थे वहां पर और वो एंकर करते चले गए। एक बड़ी इनिंग खेली ओपनर्स ने, तो ओपनर का रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। वैसे ही सेम आपका श्रीलंका के साथ हुआ। जब श्रीलंका चेस कर रही थी इंडिया की 175 173 की टोटल को, तो वहां पर आपके ओपनर्स ने बहुत जबरदस्त शुरुआत दिया था। मतलब ऑलमोस्ट 80-85 तक उनके 0 विकेट्स थे। तो ये वाली जो शुरुआत है ना, वो इंडिया को कभी नहीं मिल पाई। उसका रीजन ये था कि रोहित शर्मा बहुत सारे सीरीज को उन्होंने स्किप किया था और स्किप करने के बाद वो डायरेक्ट एशिया कप से पहले आपके वेस्ट इंडीज वाला टूर था वहां पर खेलने गए और उसके बाद वो एशिया कप खेलने गए। सेम केएल राहुल के साथ हुआ कि केएल राहुल आपके आईपीएल के बाद से ही गायब थे और आईपीएल के बाद जब वो फिट हुए उसके बाद उनको कोविड हो गया। कोविड के बाद वो दोबारा जब खेलने आए तो जिम्बाब्वे गए हुए थे। जिम्बाब्वे में अलग फॉर्मेट का मैच था, वहां पे वनडे इंटरनेशनल ओडीआई था। उस ओडीआई में भी केएल राहुल को उतनी बैटिंग का मौका नहीं मिला या फिर वो बैटिंग को उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको वो ग्रैप्स नहीं कर पाए और वो फॉर्म में नहीं नजर आए। और वो जब बंदा बड़ी टूर्नामेंट पे आता है और फॉर्म खोजता है ना, तो वहां पर आप सेटल नजर नहीं आते। आपको अच्छा बॉलर कभी भी आउट कर देगा। और T20 में तो वैसे ही आपको प्रेशर होता है कि आप बॉल ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। 2 4 5 बॉल के बाद आपको एक बड़ी हिट लेनी होती है या बड़ी स्ट्राइक करनी ही होगी, वरना आपकी टीम बैठ जाती है। तो इंडिया का जो नंबर 1 रीज़न मुझे लगा वो ये था कि आपका कैप्टन और आपके वाइस कैप्टन दोनों ही फॉर्म में नहीं थे। ऑल्दो कोहली का भी था, इस सीरीज से पहले वो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन फर्स्ट मैच से ही कोहली ने अपना दिखा दिया था जलवा। सेकंड मैच हांगकांग के साथ भी उन्होंने 50 मारा था। तो नॉकआउट आने के बाद कोहली फॉर्म में ऑलरेडी थे। बट इंडिया के साथ ये चीज़ नहीं थी। इंडिया के साथ उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ पहला मैच खेला था उसमें भी ओपनर्स आपके फ्लॉप हुए थे। रोहित शर्मा और केएल राहुल तो डक पे ही आउट हुए थे। रोहित शर्मा कुछ 10-11 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने 17-18 बॉलें ले ली थी। सेम हांगकांग के साथ भी वैसे ही हुआ कि हांगकांग के साथ जब रोहित शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गए थे, मतलब 20-25 रन आए थे और आउट हो गए थे। फिर आपके केएल राहुल भी बहुत मतलब इनिंग तो 30-40 रन की उन्होंने खेली थी जरूर, लेकिन वो इनिंग रने बॉल थी और वो कहीं पे भी कॉन्फिडेंस बूस्टर इनिंग नहीं थी उसकी। तो ये एक बड़ा रीजन था इंडिया का नॉकआउट में बाहर होने का। उसके बाद जो सेकंड रीजन जो मुझे लगता है कि नॉकआउट खेलने तक इंडिया के पास जो उन्होंने स्क्वाड चूज किया था, उस स्क्वाड में आपके रविंद्र जडेजा एक काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो बॉलिंग बैटिंग आपको बैलेंस अच्छा देते हैं। तो उस लिहाज से आपको टीम सेटल आपकी लग रही थी, सबको अपना रोल्स डिफाइन था। लेकिन जैसे ही जडेजा इंजर्ड हुए तो आपको पूरा टीम कॉम्बिनेशन बनाने में 2-3 चेंजेस करने पड़ गए।
मतलब एक अगर गया तो 3 लोगों की उसके साथ जगह गई थी। दिनेश कार्तिक को आपको बिठाना पड़ गया क्योंकि आपको पंत को खिलाना था, क्योंकि पंत इज ए लेफ्ट हैंडर जो जडेजा का रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आपको एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाना पड़ गया, उसके लिए आपको दीपक हुड्डा को लाना पड़ गया जी। उसके बाद आपको एक बैट्समैन चाहिए था, तो बैट्समैन के लिए आपने ऑलरेडी 7वें नंबर पर आपके हुड्डा आए थे और 8वें नंबर पे उसके बाद फिर आवेश खान भी वहां पे इंजर्ड हो गए, तो आवेश खान की जगह पे आपको न्यू बॉलर खिलाना पड़ गया। और न्यू बॉलर आपको जो खिलाया उन्होंने वहां पर उस दिन पर्टिकुलरली आपको रविचंद्रन अश्विन को खिलाना था, लेकिन आपने वहां पर खिलाया रवि बिश्नोई को। रवि बिश्नोई ने भी उस दिन अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक एक्सपीरियंस प्लेयर का जब टीम में आता है ना, तो वो एक डर, एक खौफ बना करके आता है। तो अब मुझे नहीं पता था कि मैनेजमेंट की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन जडेजा का आउट होना, जडेजा टीम से बाहर गए, बैलेंस खराब हुआ और जोड़ तोड़ के चक्कर में कि बैटिंग भी चाहिए, बॉलिंग भी चाहिए, फील्डिंग भी चाहिए, उसके साथ आपको लेफ्ट हैंडर का भी एक ऑप्शन चाहिए बैट्समैन में, क्योंकि लेफ्ट हैंड इंडिया में कोई था ही नहीं। तो ये सारी जोड़ तोड़ बनाने के चक्कर में इंडिया का पूरा जो विनिंग मोमेंटम चल रहा था वो पूरा खराब हो गया। और मैच से एक दिन पहले, मतलब पाकिस्तान वाले मैच से पहले हांगकांग का मैच था इंडिया का, तो हांगकांग वाले मैच में हार्दिक पांड्या ड्रॉप आउट हुए थे, तो हार्दिक पांड्या को भी वापस लाना था टीम में। और ये जो T20 का मैच होता है ना, ये मोमेंटम बेस्ड गेम होता है, आपको ड्रॉप नहीं कर सकते किसी ट्रॉफी में यार। आप ये सोचोगे कि हम इसको रेस्ट कर देते हैं, रेस्ट दे देते हैं और वो फिर दोबारा आकर के उसी नॉकआउट से उसी तरह मैच खेलेगा, वो नहीं होता है बहुत समटाइम्स। तो यहां पर आपको कंटिन्यूअस खेलना पड़ता है। कितना मैच खेल लेते हो यार आप लोग? क्या आप हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर रहे हो हांगकांग वाले मैच के साथ, या फिर आप अदर प्लेयर्स को ड्रॉप कर रहे हो? ये गलत डिसीजन था मैनेजमेंट का। उसके बाद जो मुझे लगता है कि जो की रोल था कि इंडिया ने दोनों मैचेस जो इंडिया हारी उसमें टॉस वो हारे और इंडिया को फर्स्ट बैटिंग करनी पड़ी। तो इस पिच पे दुबई एंड शारजा और जो आपके यूएई की पिचेस हैं वहां पर मुझे देखने को मिला है कि फर्स्ट टीम जो भी बैटिंग कर रही है ना, उसको एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जितनी भी टीमें एक्सेप्ट अब इंडिया अफगानिस्तान के मैच में जितनी भी टीमें फर्स्ट मैच जीती, मतलब फर्स्ट जितनी भी टीमें फर्स्ट बैटिंग की है वो हारी। और ये मैं नहीं, रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। चाहे वो जो भी फैक्टर हो, चेजिंग आसान हो जाती है रात में, या फिर आपका बॉल अच्छे से आ रहा होता है पिच पे, स्पिन उतना अच्छा से नहीं होता क्योंकि थोड़ा बहुत ड्यू गिरना चालू हो जाता है, तो जो भी वॉट एवर रीजन हो, लेकिन टॉस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये मैं इंडियन हूं या फिर मैं अपनी टीम को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप रिकॉर्ड्स देखिए अफगानिस्तान वाले मैच में, मैं उसका भी जस्टिफाई दे सकता हूं कि अफगानिस्तान वाले मैच में अफगानिस्तान क्यों हारी, क्योंकि यार एक दिन पहले आप इतना हाई प्रेशर मैच खेले, उसके बाद आप रात को ट्रैवल कर रहे हो 8-9 घंटे का ट्रैवल करने के बाद आप फिर मैच अगले दिन नेक्स्ट डे ही मैच खेल रहे हो, तो ये जो थकावट होती है वो तो नॉर्मल इंसान को हो सकती है, तो वो तो क्रिकेटर है यार, वो तो यूज टू है ही नहीं कि डेली मैच खेलने के। तो ये चीजें थी। उसके बाद टॉस ने, मेरे ख्याल से टॉस ने महत्वपूर्ण रोल डिप्लॉय किया। सेम रोहित शर्मा ने भी यही चीज बोली कि टॉस यहाँ पर फैक्टर इन होता है, और मैं चाहता हूं कि ये चीजें ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ना हो। तो ये एक रीजन था। उसके बाद चौथा रीजन जो था कि इंडिया के पास वीक बॉलिंग डिपार्टमेंट उन्होंने सिलेक्ट की थी, वो पिच को और कंडीशन को रीड नहीं किया उन्होंने, उसका खामियाजा भुगता उन्होंने, और ऐसी बॉलिंग यूनिट चूज की जो कि इनएक्सपीरियंस थी, और दो बार 185 180 के आसपास की जो स्कोर थी वो उन्होंने डिफेंड करने में नाकामयाब रहे। मतलब कि बॉलिंग अटैक उनकी, देखिए भुवनेश्वर कुमार ही इज ए गुड बॉलर, बट न्यू बॉल के साथ, ओल्ड बॉल के साथ भुवनेश्वर कुमार वो जो रिदम है, जो यॉर्कर्स पढ़ने चाहिए, जो नकल बॉल होती है, जो स्लोअर बॉल्स होती है, वो बैट्समैन वहां पे पिक कर लेता था और उनको हिट कर देता था। 2 बार ऐसा हुआ। मतलब 19th ओवर जब भुवनेश्वर कुमार पाकिस्तान के साथ बॉलिंग करने आया वहां पे भी 19 रन उन्होंने दिए। उसके बाद श्रीलंका के साथ जो 19वां ओवर था वहां पे भी 19-20 रन वो दे दिए। तो इससे यह पता चलता है आपको कि भाई भुवनेश्वर कुमार इज नॉट रिलायबल बॉलर राइट नाउ फॉर इंडिया टू टेक विकेट्स और टू होल्ड द अदर ओपोनेंट इन क्रूशियल जंक्चर। तो यहां पर इंडिया के पास इनएक्सपीरियंस बॉलर था। उसके बाद आपके जडेजा के जाने के बाद और आवेश खान के जाने के बाद हार्दिक पांड्या को आप थर्ड सीमर के तौर पर खिला रहे थे। वो हार्दिक पांड्या इज स्टिल नॉट ए थर्ड बॉलिंग ऑप्शन फॉर यू। ही कैन बी फोर्थ ऑप्शन, बट थर्ड ऑप्शन पर आपको होना चाहिए। आपको दीपक चाहर को इंट्रोड्यूस करना था यार उस पिच पे, आपको दीपक चाहर को लेकर के जाना था। आपने कितने सारे प्लेयर्स को लेकर के गए लेकिन उनको मौका तक नहीं मिला खेलने का, बिकॉज उनकी यूटिलिटी बन नहीं रही थी।
तो यहाँ पर मैनेजमेंट को ये जो बॉलिंग ऑप्शन है, और दूसरा चीज़ था कि हर्षल पटेल और आपके जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद इंडिया को सामी के साथ जाना था, लेकिन सामी को लोगों ने लुकआउट किया, मतलब उन्होंने नज़रअंदाज किया और सामी को उन्होंने टीम में नहीं लिया। लेकिन उसके बाद भी इंडिया के पास बॉलर्स थे यार जो वो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने शायद सिलेक्शन नहीं किया उनका। सिराज थे, प्रसिद्ध कृष्णा थे, और दुबई की पिचेस पे प्रसिद्ध कृष्णा बहुत लीथल हो सकते हैं क्योंकि उसके पास पेस है, और जो जिस लेंथ से वो बॉल की बाउंस होती है ना, मतलब मैं आपका ये प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप को ये मैं मानता हूं कि बहुत ये टेस्ट मैच के बहुत ही लीथल और घातक बॉलर बन सकते हैं, क्योंकि जो लेंथ से ये आपकी बॉल को बाउंस होती है इनकी, वो बहुत ऑकवर्ड होता है। मतलब बैट्समैन को समझ में नहीं आता कि मैं आगे से खेलूं या पीछे से खेलूं। तो जब ये कंफ्यूजन आप क्रिएट कर देते हो ना, जिस तरह से सेन बॉन्ड थे, सेन बॉन्ड को मैं हमेशा इसलिए हाई रेट करता हूं ना कि वो उस लेंथ पर बॉलिंग करता था कि बैट्समैन को समझ में नहीं आता था कि मैं आगे खेलूं इसको या पीछे खेलूं, कट करूं या पुल करूं या फिर आगे ड्राइव करूं। तो वहां से वो उसकी बाउंस, ऑकवर्ड बाउंस लेती थी और उसको विकेट इसलिए मिलता था। और बीच में जब उसके यॉर्कर्स आते थे या फिर 150 प्लस का वो बॉलर था, वो और लीथल हो जाता था। सेम गोज विथ डेल स्टेन। डेल स्टेन का भी एक अलग ही स्विंग होता था, और लास्ट मोमेंट पे जो आपका कटर होते थे उसके, वो बहुत ही लीथल होते थे। तो इस तरीके से इंडिया के पास आपको बॉलिंग यूनिट चूज करना होगा बेटर, कि आप डिफेंड कर सको टोटल्स को। आपने ये 2 बार आपने ये चीजें देख ली कि यूएई के पिचेस में आपको एक अच्छा 140 प्लस वाला बॉलर चाहिए ही चाहिए, कि जो हिट द डेक आपका बॉलर हो, और एक मतलब ना एक मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम दे बैट्समैन को। ये नसीम शाह, हसनैन, ये बहुत पिटते हैं यार, यूएई को हटा करके किसी और पिच पे खिला दो इनको तो। लेकिन यूएई के पिचेस में स्पेशली कुछ है, ये T20 वर्ल्ड कप में भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि वहां पर पेस और वहां पर आपका स्पिन दोनों चलता है, लेकिन स्पिन दोनों क्वालिटी होगी तभी चलेगी। तो T20 के वर्ल्ड कप में हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे, हम लोग लेकर के गए थे आपके वरुण चक्रवर्ती को और दीपक राहुल चाहर को, ऐसे ऐसे प्लेयर्स तो हम लेकर के गए थे जोड़ तोड़ वाले। जडेजा यूएई में उतने घातक सिद्ध साबित नहीं होते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा वो हो गया था, निगेट कर दिया गया था हमारा गुड बॉलिंग ऑप्शंस को। तो एक तो ये ऑप्शन था कि इंडिया के पास बॉलिंग यूनिट इतनी तगड़ी नहीं थी कि वो डिफेंड कर सके। 180 का स्कोर T20 में कम नहीं होता यार, इट्स इनफ रन अगर आपके पास क्वालिटी बॉलर्स हैं जो डिफेंड करने वाले। लेकिन इंडिया की टीम के पास वो क्वालिटी बॉलर नहीं थे, और मुझे लगता था कि इंडिया ने ना कुछ मास्टर स्ट्रिक्स मिस किया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इफ MS धोनी वुड बी इन द कैप्टन अगर होते ना, तो वो क्या करते, पहला ओवर या तो वो आपके दीपक हुड्डा से फेंकवा देते, या फिर हार्दिक पांड्या को भी 1-2 ओवर स्टार्टिंग में ही देते वो, और भुवनेश्वर कुमार के और अर्शदीप के आपके लास्ट के ओवर वो बचा लेते। तो आप उनको ज्यादा, अर्शदीप को आप ज्यादा यूज कर पाते लास्ट के ओवर्स पे। लेकिन अर्शदीप को आपको 2-2, 3-3 ओवर आप स्टार्टिंग में दे देते थे, लास्ट में आप उसको 1 ओवर फेंकने को मिलता था वो, और वो भी 4 या 5 रन बेचारे को बचाने होते थे, वो उसमें भी वो 5 बॉल कंज्यूम करवा देता था। तो यहां पर कुछ ट्रिक्स मिस हुई हैं, क्योंकि यूजी चहल वो भी पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं यार, ऐसा नहीं है कि वो उनको आपको 6 ओवर के बाद या 7 ओवर के बाद ही लेकर आना है। तो एक यहाँ पे ट्रिक मिस की है भारतीय टीम मैनेजमेंट ने, कि आप पहला ओवर आप किसी और को दे दिए, क्योंकि पहला ओवर में ऐसे ही बैट्समैन डर के खेलता है यार, वो रिस्क नहीं लेता है, वो देखता है पिच को कैसा है क्या। तो पहला ओवर भुवी से कराते हैं, दूसरा ओवर आप दीपक हुड्डा से फेंकवा देते, या फिर कोई और, मतलब चहल से फेंकवा सकते थे, रविचंद्रन अश्विन था उनसे फेंकवा सकते थे आप। तो यहां पर मिस हुई है ट्रिक्स, तो ये चीजें देखनी होंगी। उसके बाद जो मुझे जो सबसे बड़ा रीजन लगता है, वो लगता है कि इंडियन टीम ने टू मेनी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे इस एशिया कप में आने से पहले। इतने सारे चेंजेस, इतने सारे कैप्टन बना रहे हैं, इतने सारे आपके वाइस कैप्टन बन रहे हैं, और कोई कभी हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी दे दिया जाता है, कभी आपके ऋषभ पंत को दे दिया जाता है, तो कभी वो रेस्ट कर रहे हैं, तो कभी वो आराम कर रहे हैं, तो कभी वो इंजर्ड हो गए, तो कभी ये, मतलब एक सेटल टीम नजर ही नहीं आ रही थी। और जिसको पता है कि जो एशिया कप जो खेलेगा वो खेल ही नहीं रहा था। आपको पता होता है कि ये मेरे प्लेयर्स हैं और ये इसको मेरे को जाना है। जैसे मैं, चलो रोहित शर्मा का मैं मान रहा हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली चलो ये नहीं खेल रहे क्योंकि दे आर द सीनियर प्रोज,
बट जो बॉलिंग यूनिट है ना, आपको उसको रेगुलर खिलाना था। तो मैं देख रहा हूं कभी आप सिराज को खिला रहे हो, कभी आवेश को खिला रहे हो, तो कभी उमरान मलिक को आपने भेज दिया है। तो इतने सारे चेंजेस करोगे, सॉरी फ्रेंड्स, तो इतने सारे चेंजेस करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और इतने सारे चेंजेस जब आप करोगे तो फिर आपको जो टीम, जो सही कॉम्बिनेशन है, कब किसको खिलाना है, कब किसको बॉलिंग करानी है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मेजर फैक्टर थे इंडिया के। अब जो सबसे बड़ा चीज था वो है बीसीसीआई का। बीसीसीआई ने टीम को तहस नहस करके रखा हुआ है। मतलब उनके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं वो उनको खिलाएंगे, ऐसा मुझे दिखने को लग रहा है कि भाई बीसीसीआई ने इसको एज ए कंपनी बना दिया है। एक विराट कोहली को डाउन करने के लिए आपने कितने सारे चेंजेस कर दिए टीम में यार। मैं हमेशा से ये पॉइंट आउट उठाता रहूंगा। सौरव गांगुली के अगेंस्ट में मैं उतना ज्यादा नहीं बोलूंगा बीइंग ए क्रिकेटर, बट सौरव गांगुली ने जब एडमिनिस्ट्रेशन पे वो आए, उन्होंने पूरी टीम को बर्बाद कर दिया यार। एक अच्छी खासी वेल सेटल्ड टीम थी आपकी। 2000 ऑस्ट्रेलिया तक वो जो टीम गई थी, वहां तक इंडिया टीम बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी खेल रही थी। अचानक से फिर क्या हुआ, इतने चॉप्स एंड चेंजेस करने पड़ गए, इतने आपको कैप्टनसी हटाना पड़ गया, कोच को हटाना पड़ गया। मतलब यार एक ट्रांजिशन फेज होता है यार, ये चीज आप क्यों नहीं समझते हो? ट्रांजिशन फेज में आप धीरे धीरे चेंजेस करते हो। एक साथ आप किसी पूरी टीम को बैठा दोगे तो श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा, जहां पर आपका मलिंगा हो गए और आपके जयवर्धना हो गए, संगकारा हो गए, ये एक साथ इन्होंने क्रिकेट छोड़ दी, पूरी टीम बैठ गई। ऑस्ट्रेलिया के देख लो आप, एक साथ बैठी उनकी सारी टीम 2007 में। लेकिन वहां पे पॉन्टिंग थे, वहां पर हंसी थे, तो वो थोड़ा थोड़ा मैनेज कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड टाइटल्स नहीं जीत रहे थे। 2007 के बाद से 2013-14 तक ऑस्ट्रेलिया कुछ भी नहीं कर पा रही थी। 15 में जाकर के जब ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट हुआ वर्ल्ड कप का, तब वहां पर वो थोड़ी सी टीम उनकी बनी। और उसके बाद फिर जब वो एसेस खेलने गए, माइकल क्लार्क वहां पर, फिर एसेस वो हारे, माइकल क्लार्क ने वहां पर रिटायरमेंट दिया। उसके बाद फिर टीम तहस नहस होने चालू हुई। लेकिन अब जब आपके स्टीव स्मिथ कैप्टन बने, वहां से टीम का थोड़ा सा एग्रेशन, पैसन, सेन, आपके डेविड वार्नर हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, उसके बाद आपके पैट कमिंस हो गए। बॉलिंग यूनिट तो उनकी बहुत तगड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की। बीच में एक आध जो 3 नंबर 4, 5, 6 जो खेलते हैं, वो उनकी थोड़ा सा अनसेटल लगती थी। कभी आप कभी आप सॉन मार्स को भेज देते थे, कभी आपका पीटर फॉरेस्ट आ जाते थे, तो कभी आपके ट्रेविस हेड आते थे। तो कोई ना कोई हमेशा आते थे, कोई रेगुलर फिक्सचर नहीं होता था इनका। कभी एलेक्स कैरी खेल रहे हैं, तो कभी मैथ्यू वेड को खिला रहे हैं। एक सेटल प्लेयर को आप खिलाओगे ना, मौका दोगे, तो आपके लिए परफॉर्म भी करेगा और एक अच्छी दावेदारी भी ठोकेगा। तो ये सारी चीजें होती है। बीसीसीआई को आप एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट को मैनेज करो यार, हाउ टू गेट द रेवेन्यूज, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ टू ऑर्गेनाइज एनी सीरीज, हाउ टू कन्विंस आईसीसी टू गिव मेगा इवेंट्स टू इंडिया कंट्री। और इस तरीके से मैं आप ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। मैं रमीज राजा की इस चीज से बहुत खुश होता हूँ यार। वो टीम में कभी भी वो मैं देखते ही नहीं, वो हमेशा प्लान करते रहते हैं, मेरे को अंडर 19 सुधारना है, मेरे को वुमेन्स क्रिकेट सुधारना है। वो उस पर उनका मेजर काम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन लेगा, स्पॉन्सर कौन आ रहे हैं, राइट्स किसको देने हैं, इन सब चीजों पे आप इन्वॉल्व हो। क्रिकेटर को आप इन्वॉल्व करोगे यार, क्रिकेट के लाइफ को डिस्टर्ब करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। कल मैं देख रहा था, कल रोहित शर्मा और आपके विराट कोहली का दोनों में से 6-7 मिनट का जो इंटरव्यू आया है, वो इंटरव्यू यार क्या बोलना चाह रहे हैं वो इंटरव्यू में यार, कि हम लोगों का मेन तैयारी वर्ल्ड कप है, एशिया कप तो हमारा कुछ था ही नहीं। अरे एशिया कप नहीं था तो फिर आप ड्रॉप हो जाते, आप टीम आप प्रैक्टिस करते रहते। आपको मतलब ट्रॉफी नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, वो वाला हिसाब हो गया। ये यंग कैप्टन अगर इस आपका भाषण दे तो मुझे समझ में आता है यार। रोहित शर्मा इज एक्सपीरियंस कैंपेनर, उनके तरफ से ऐसा आ रहा है, विराट कोहली की तरफ से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है कि हम लोग एशिया कप के लिए नहीं, हम लोग वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड कप। और वहां पे अगर हार गए तो फिर क्या बोलेंगे, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड कप। बंद करिए यार ये सब मजाक करना। फैंस के साथ आप लोग मजाक कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। गलत चीज है, उसको मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या आसिफ अली का केस हो, जिसका भी हो मैं रगड़ दूंगा यार।
मैं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं यार कि एशिया कप हम के लिए नहीं, हम T20 के वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हैं और हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप ये बोलते कि हाँ हम लोग अब आउट हो गए हैं, बट हम लोगों को अच्छा प्रिपरेशन का मौका मिला कि हम लोग अब T20 वर्ल्ड कप में कप के लिए अच्छी से तैयारी कर सके, और जो भी हमारे लूप होल्स है उसको हम बेटर करें, जो भी हमारे मिस्टेक्स हो रही हैं उसको हम करेक्ट करें। आपकी टीम में ही गड़बड़ी है यार। अभी मीडिया से खबर आ रही है कि रविंद्र जडेजा को जिस चीज जहां पर वो गए थे वो पार्ट का स्केड्यूल ही नहीं था, वो वहां जाकर के इंजरी हो गई उनको। तो क्यों ऐसे इवेंट में उनको भेजा गया, क्यों ऐसे स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स में भेजा गया उनको कि जहां पे वो इंजरी ले बैठे और टीम का बैलेंस पूरा खराब कर दिया। या तो फिर रविंद्र जडेजा को आप डिसिप्लिनरी कॉज के लिए उनको नोटिस दीजिए, 100 कॉज नोटिस भेजिए उनको कि आपके चलते हमारा टीम बैलेंस खराब हुआ। एक तो हम ऑलरेडी टीम सिलेक्शन स्टेप से करके गए हैं कि हमने रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा ही नहीं है, 3 पेसर के साथ गए हैं हम लोग। तो यार ये सब चीजें आप मत करो। आप अच्छी टीम हो, बड़ी टीम हो, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, टेक एवरीथिंग ऑन योर चिन। यहां पर जब लेना सीख जाते हो ना तब आप बड़े आदमी बनते हो। विराट कोहली को अक्सर मैं देखता हूं कैप्टनसी, हार रहा होता है तब भी रोहित शर्मा की तरह चिल्लाता नहीं था, वो जाकर के कॉन्फिडेंस ही देता था उसको, कोई बात नहीं यार चलो हो जाता है। बट ये चीखना चिल्लाना, आप 35-36 साल के हो यार, ये कोई अगर 24-25 साल का आदमी करे तो समझ में भी आता है यार इनएक्सपीरियंस कैप्टन है तो वो उसका निकल गया। हार्दिक पांड्या आपसे अच्छा कैप्टनसी किया था यार आईपीएल में। मैंने कभी नहीं देखा हार्दिक पांड्या को चिल्लाते हुए और ये करते हुए वो करते हुए। मैंने कभी भी नहीं। हार्दिक पांड्या का मैं एक चीज का तारीफ जरूर करूंगा दोस्त, आयरलैंड के साथ मैच था, आयरलैंड का मैच गले तक फंस गया था इंडिया का, जो तीसरा T20 था जिसमें इंडिया 200, दीपक हुड्डा ने सेंचुरी मारा था, इंडिया 200 प्लस के स्कोर था और चेस कर रही थी उसको आयरलैंड। मैंने किसी को नहीं देखा हार्दिक पांड्या को कि वो गरिया रहा है किसी को या फिर किसी को कुछ बोल रहा है। कूल काम कंपोज रहा और उसने अपने बॉलर को बैक किया, उमरान मलिक को बैक किया और डिलीवर किया उसने। तो ये चीजें ना करिए आप ठीक है, आप जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए बेटर करिए। इंडिया की जो हार की रीजन थी ये मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया है, मेरे हिसाब से तो ये रीजंस थी। मेरे फैंस ने मुझसे बोला था कि सर आप जरूर बताएं कि इंडिया के डाउनफॉल का क्या रीजन है, मेरे हिसाब से तो ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप कुछ भी जानना चाह रहे हो या मेरे से तो आप अपना जो व्यू है या फिर जो अपने क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स लेता हूँ और मैं उसका रिप्लाई भी जरूर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो पे। आपका श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान पर हम रिव्यू करेंगे कि कौन फेवरेट लुक कर रही है, कौन अच्छा खेल रही है, किसके चांसेस है जीतने के, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।